लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अतर काजमी और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज। यूपी इलेक्शन में जहां हम कवरेज कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, उसी तरीके से बनते बिगड़ते रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपने हरीफ और अपने अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टियों के साथ साथ कुछ ऐसे मोर्चे भी बन रहे हैं जिनके जरिए वोटरों को लुभाने और उनको सही ख्वाब दिखाने की कोशिश हो रही है। इन ख्वाबों की ताबीर कितनी सच्ची होगी, कितनी हकीकत होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मार्च में शायद सरकार बने तो सरकार के कुछ पार्टनर होंगे और कुछ सरकार के विरोधी। विपक्ष को मजबूत होना भी चाहिए। लेकिन आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक ऐसी जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की, जिन्होंने अपने कैरियर को शुरू जो किया था वो उन पार्टियों को साथ जोड़ते हुए उन लोगों के साथ जो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े पसमानदगान तौर पर थे, उनकी आवाज बनकर उभरे थे और आज अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाकर लोगों के दरमियान पहुंच रहे हैं। हमारी बात हो रही है बाबू सिंह कुशवाहा साहब से, जो हमारे साथ अहम मौजूद हैं और उनका सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्कार, कैसे हैं? पहला सवाल, आपसे बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था बात करने की। आज पूरे प्रदेश में बहुत सारी बातें हैं लोगों तक पहुंचने की। क्या समझते हैं कि आपने जो अलायंस बनाया है उसमें आप अपनी बात किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं? देखिए, जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है उसमें आदरणीय उवैसी साहब हैं, बावन मेश्राम साहब हैं, हम हैं और रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी बिन जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं और बहुत सारे संगठनों का हमें समर्थन है। जिस लेवल पर हमें समर्थन है तो बात अगर मैं पहुंचाने को कहूं तो जिस दिन हम लोगों ने 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं समझता हूं 22 तारीख को शाम तक ही सारे प्रदेश में सब जगह बात पहुंच गई है बड़े पैमाने पर। और जो हम लोगों ने रिएक्शन लिया कि समाज में पिछड़े तबके में, अक़लियत में, माइनॉरिटी में, दलित में बहुत उत्साह है जी। जो लोग बीजेपी को, सरकार को देख रहे हैं, सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, जो सरकार ने रोजगार देने को कहा था उसकी हालत देख रहे हैं, और पिछले जब 5 साल पहले वो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ ध्यान डालते हैं तो उनका नज़रिया आता है कि भाई कानून व्यवस्था के मामले में वो तो इनसे भी खराब है। अगर हिस्सेदारी भागीदारी की बात करें हम, तो एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ों का और दलितों का वोट लेती है और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो उनके बच्चों की उनके रोजगार छिन जाते हैं, नौकरी छिन जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उन पर अन्याय अत्याचार होता है। और दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार को देखते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, समाजवाद के नाम पर वो वोट लेते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में जाते हैं तो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल मुझे दिया है। अभी भी धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो हम ये प्रेम्बल को और सिर्फ संविधान को देखते हैं, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि धर्मनिरपेक्षता को स्ट्रांगली आप अपनी पार्टी असदुद्दीन साहब के साथ और बामन मेश्राम साहब के और जितने भी आपने अलग अलग संगठनों की बात की, इनको साथ ले जाकर उसको उसी कुव्वत से साथ लड़ना चाहेंगे? लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि यहां पर तो एक अलग तरह की जंग छिड़ी है, कौन सबसे पक्का और कौन सबसे सच्चा हिंदू है। देखिए, मेरी लड़ाई जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेश्राम साहब की या उवैसी साहब की, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई पर नहीं है जी। न मंदिर पर है, न मस्जिद पर है, न हिंदू मुसलमान पर है, न पाकिस्तान पर है। हमारी लड़ाई तो भागीदारी की है कि आप अगर सत्ता में जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप अगर सत्ता में जाएंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं देंगे कि नहीं देंगे, हमारे बच्चों को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, किसान के लिए खाद बीज सस्ती होगी कि नहीं होगी, बिजली उसके लिए फ्री होगी सिंचाई के लिए कि नहीं, उसकी फसल की सही कीमत उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारे मुद्दे, एक समान शिक्षा पद्धति जो होना चाहिए हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइमरी पाठशालाएं हैं,
एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है। एक तरफ CBSE ICSE पढ़ते हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम, और दूसरी तरफ बच्चे प्राइमरी का प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जो गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, कलिया जो गांव में रहता है वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। जब पढ़कर कंपटीशन में बैठते हैं तो उसके अंदर हीन भावना रहती है कि मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, ये तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा है। तो एक समान शिक्षा होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए और फ्री शिक्षा होना चाहिए। ये आपने फिर वही बात की, भाजपा के बहुत सारे लीडर भले वो ऑन द रिकॉर्ड ना कहते हो लेकिन बैक में कहते हैं कि आरक्षण और एक समान शिक्षा। फिर बात वहीं पर आ गई कि आरक्षण के खात्मे की बात हो और शिक्षा को एक समान की बात हो, हर बंदा अपने लेवल पर पढ़ता है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोगों को सार्वजनिक चीज जो सरकारी थी उसको प्राइवेट बनाया जा रहा है, ये आरक्षण को खत्म करने की नीति शुरू हो रही है? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी संस्थाएं दी जा रही हैं उसमें बहुत हद तक साजिश ये है कि सरकारी संस्थाओं में पिछड़े को, दलित को रिजर्वेशन है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो बहुत हद तक हम इसको कह सकते हैं या ऐसा मानते हैं, ऐसा ही सही है कि प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दिया जाता है कि पिछड़े और दलित को उसमें हक हिस्सा न देना पड़े। और ये आप जाएंगे तो पिछली गवर्नमेंट जब माननीय वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ से शुरू हुआ था ये, और वो निरंतर जारी है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट में दीजिए, अगर आप प्राइवेट में दे रहे हैं तो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन का प्राविधान हो। और हम रिजर्वेशन की वो बात नहीं करते, हिस्सेदारी का जो हमारी गणित है, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी हो जी। आप अगर ठेका पट्टा PWD की, सिंचाई की, बालू की, सबकी करेंगे तो आपके करेंगे कि हमारे बच्चे भी करेंगे। आप अगर विकास का पैसा लाएंगे, बजट लोकेट करेंगे तो किसी खास मोहल्ले के लिए, किसी खास गांव के लिए करेंगे कि सबके लिए करेंगे? चलिए कुशवाहा साहब, एक सवाल बहुत अहम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके साथ डबल इंजन की सरकार के बारे में जो बात की जाती है, तो कहीं कहीं कुछ नेताओं को ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, CBI के जरिए और इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस है उसके जरिए डराया जा रहा है। क्या इस बात को भी आप सही मानते हैं? देखिए जनाब, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जब राजशाही थी और आपको अच्छी तरह जरा ध्यान करिए, हिस्ट्री को पढ़िए, तो जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठती थी तो राजा तो उसे कुचलता ही था। राजा कभी नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला उसके राज में रहे। और जब एक राजा को हरा के दूसरा राजा कब्जा कर लेता था तो पहले वाले राजा को, खानदान को, परिवार को इतना क्रश कर देता था कि वो वहाँ तो रहने लायक नहीं रह जाता था, भागे जाते थे। तो लोकतंत्र है, वोट से राजा बनता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें वोट का अधिकार दिया कि भाई राजशाही नहीं होना चाहिए, लोग चुने, जिसको लोग माने वो सत्ता चलाए, वो लोगों के लिए काम करे। लेकिन सत्ता का कैरेक्टर और नेचर तो वही है। अगर आप राजा से खिलाफ जाएंगे तो राजा के साथ सामने जो हथियार हैं तो राजा तो उसका यूज करेगा ही, कहे कुछ भी। चलिए अभी हम एक और सवाल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार इलेक्शन के साथ साथ ओवैसी साहब आपके पार्टनर हैं। ओवैसी साहब के बारे में एक बात की जाती है कि खासतौर से माइनॉरिटी और अकलियत के बारे में कि वो कहीं ना कहीं वोट काटुआ हैं और बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। मैं मानता हूं आपने एक भागीदारी जब कंसल्ट किया है और उसको एक वो बनाया है, तो लेकिन मैं आपकी जबानी सुनना चाहूंगा कि इसको कैसे डिनाइल मोड में जाएंगे आप? देखिए, जब हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो जो वोट जहाँ है उसको बहुत तकलीफ होती है कि भाई ये वोट हमारा है, ये आदमी शुरू कर रहा है, मूवमेंट शुरू कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और अगर ये सही कह रहा है, अगर बात लोगों ने सुन ली और मान ली तो ये स्थापित हो जाएगा, ये वोट हमसे चला जाएगा जी। सबसे पीड़ा तो ये बात की है। इस बात का प्रचार बीजेपी कम करेगी जिसके वोट बैंक थे, जो ओवैसी साहब के आने से जिनको खतरा है वो ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 14 में बीजेपी जीती, 14 में तो ओवैसी साहब नहीं लड़े थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी 75 जीत गए बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार और ओवैसी साहब लड़ नहीं रहे थे, फिर भी बीजेपी जीत गई। 17 में असेंबली का इलेक्शन हुआ, शायद ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे होंगे तो 10-20 सीटें लड़े होंगे, फिर 330 जीत गई बीजेपी। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, कौन था बी टीम, क्यों जीत गई बीजेपी। फिर 19 में आइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, सपा और बसपा का सबसे मजबूत अलायंस, और 75% मुस्लिम ने उनको वोट किया। मानते हैं आप बात जी। इसके बाद 65 जीत गई बीजेपी,
फिर कौन बी टीम था? अगर हम हक अधिकार की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, हम ये कहते हैं कि जिसको जितना हिस्सा बनता है, अगर दलित की आबादी 23% है SC/ST की, तो आप 23% दे दीजिए हर जगह। अगर पिछड़ों की आबादी 52-54% है तो उतना उनको दे दीजिए। मुस्लिम की आबादी अगर 19-20 है तो उनको दे दीजिए। अपर कास्ट की जितनी आबादी है उनको 100 को 100% में बांट दीजिए। तो आप कहते हैं कि बी टीम है। बी टीम हम हैं कि बी टीम वो है? देखिए, जो लोग कहते हैं कि बी टीम ओवैसी साहब हैं या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, सच में कहिए तो बी टीम वही नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो समाजवादी पार्टी है, और जब कोई तीसरा जाता है तो ये दोनों नहीं रह जाती। आपने सब बातें की, खासतौर से अभी तक जो हम नाम सुनना चाह रहे थे वो नाम अभी तक नहीं लिया है, हम नाम ले लेते हैं। मायावती जी की इस वक्त इस इलेक्शन में आप उनको कहां पे समझते हैं और क्या मानते हैं? क्योंकि आप उनके साथ एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी रहे, अभी उनके जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या टिप्पणी है? देखिए, उनकी पार्टी है, एक मजबूत वोट बैंक है, वो भी अपना चुनाव लड़ रही। क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? नहीं, अभी जो सूरत हाल है बिल्कुल इस तरह से, जैसे आम हलकों में यह है कि वो बिल्कुल स्लोली काम कर रही हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, अपने कैडर को भी उस तरीके से नहीं संभाल रखा है। वोटर उनका बिल्कुल है प्लस, तो उस वोटर को के हिसाब से वो चलना चाहेंगे, जो पीछे इलेक्शन गुजर गए उससे बेहतर करना चाहेंगे, या आपको लग रहा है कि हाँ वो भी इस दौड़ में अपनी रेस को सही तरीके से? देखिए, जो दौर आप जानना चाहते हैं, बीएसपी मजबूती से लड़ रही है, उसका अपना वोट बैंक है, वो वहाँ खड़ा रहेगा। बाकी जो जीतने में कमी है, तो जो मेरा देखिए, जो बीएसपी चली, मनोहर कांशीराम साहब ने जो बीएसपी बनाई, वो फूले शाहू अम्बेडकर के सिद्धांत पर बनाई, उनके विचारों को लेकर के बनाया मनोहर कांशीराम जी। और मैं अगर आप भी अगर रिपब्लिकन पार्टी को देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाई, उसके जब कमजोर होने के कारण पर आप जाएंगे और फिर बीएसपी के बारे में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फूले शाहू अम्बेडकर के विचारों की वहाँ कमी आई है। वो विचार जो मनोहर कांशीराम साहब लेकर के चले, वो विचार शायद वहाँ अब नहीं है। नए जमाने की बीएसपी है, तो वो उतना उग्र कैडर और उतना उत्साह वो नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपकी तरफ से कोई मैसेज इस तरह से कि आप अपनी भागीदारी, जो आपके अलायंस हैं, पार्टनर हैं, उनको लेकर क्या जनता के बीच में अपनी? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से इस देश की महान जनता से एक ही अपील करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देख लिया, आपने समाजवादी पार्टी को देख लिया और पार्टियों को सबको देख लिया। आपको सब कुछ कहने को बाकी नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। आपको अगर लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ओवैसी साहब कर सकते हैं, बावन मेश्राम साहब कर सकते हैं, कश्यप जी, रामकरण कश्यप जी, रामधनी बिन जी, कमलेश चौहान जी, अगर हम सब मिल के कर सकते हैं और अगर हम कोई भागीदारी की बात जो कह रहे हैं वो सच है, वो जायज़ है, तो आप हमें मदद करिए, आप अपना हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद को आप उत्तर प्रदेश की जनता पर सही खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये एक बेबाक गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू का महासल ये है कि वो परिवर्तन जो इस प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के जरिए होने जा रहा है, विधानसभा का जब ये इलेक्शन पूरा होगा तो हम देखेंगे कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है। सबके दावे अपनी जगह हैं और सब अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनता के बीच में अपने उनके ख्वाबों को पूरा करने की और उनको हल करने की पूरी कोशिश करेगा, शायद सत्ता उसके हाथ में होगी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नौशाद बिलग्रामी के साथ मैं अतहर काज़मी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।